नमस्कार दोस्तों, वीएनकेडी स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के संपूर्ण सिलेबस को घटना चक्र बुक से कवर कर रहे हैं। आज हम सब इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ेंगे। देखिए, यह जो है पार्ट 1 है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। और देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत कुल 5 चैप्टर दिए गए हैं। तो हम सब इस वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में 2 चैप्टर को पढ़ेंगे। देखिए, पहला चैप्टर है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, और देखिए दूसरा चैप्टर है कि स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। तो देखिए, हम सब इस वीडियो में इन्हीं 2 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत यह पार्ट 1 है। और देखिए, इससे पहले हम सब जो है भारतीय इतिहास को कवर कर चुके हैं। यदि आप सब वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो आप लोगों को वह सभी वीडियो चैनल के पेज मिल जाएगा। उस वीडियो का आप लोग जाकर देख लीजिएगा। वहाँ से आप लोगों को जो है 5 नंबर एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप सब भारतीय इतिहास को जरूर पढ़ लीजिएगा, हम उसको पढ़ा दिए हैं। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। और साथ ही दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। पहला चैप्टर दिया है, देख सकते हैं आप लोग, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। तो चलिए हम सब सबसे पहले चैप्टर को कवर करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। और देखिए, इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। याद रखिएगा। देखिए, जो पहला पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो देखिए, हम सब यही जाने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो की गई थी 1885 में की गई थी, और देखिए एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। और देखिए, इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। आप सब इसे भी याद रखिएगा। और देखिए, इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। याद रखिएगा, यह भी एग्जाम पूछा है कि पहले अधिवेशन में कुल कितने लोग भाग लिए थे। तो याद रखिएगा आप सब, इसमें कुल जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले दे दिया है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों को एग्जाम यहाँ से जरूर एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर प्रमुख नारे, कथन, वचन तथा संबंधित महापुरुष। देखिए, एक तरफ कथन दिया, दूसरी तरफ दिया कि कौन महापुरुष उसको कहे थे। तो देखिए, पहला दिया कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। देखिए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। और देखिए, यहाँ पर इंकलाब जिंदाबाद यह भगत सिंह के द्वारा कहा गया है। और देखिए, नोट दिया है कि इंकलाब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने किया था। यह भी याद रखिएगा, एग्जाम पूछ सकता है कि इंकलाब शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो मोहम्मद इकबाल ने किया था। और देखिए, वेदों की ओर लौटो, इसका नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया है। और देखिए, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया है। और देखिए, दिल्ली चलो जय हिंद, यह दोनों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त के द्वारा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, देखिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत के राज द्वारा कहा गया है। और देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, यह राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया है। और सत्यमेव जयते, देखिए मुंडकोपनिषद से यह लिया गया, इससे आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। हे राम, यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। वंदे मातरम, यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है। देखिए, जनगण मन, यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। जय जवान जय किसान, देखिए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा है। और देखिए, अगला जो है जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कहा गया है। एक बार हम सब इसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो देखिए, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज के यह जो कहे हैं जवाहरलाल नेहरू कहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा है। देखिए, इंकलाब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने किया था। आगे देखते हैं। वेदों की ओर लौटो, देखिए दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया है। दिल्ली चलो जय हिंद, यह दोनों देखिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है। पूर्ण स्वराज यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, पूर्ण स्वराज। और देखिए, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा
श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा कहा गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया, साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय के द्वारा, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद, देखिए यहाँ से लिया गया सत्यमेव जयते, हे राम या महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर, आराम आराम है जवाहरलाल नेहरू, और देखिए जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी के हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम सब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता बेमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं एव ह्यूम थे। याद रखिएगा यह पहला यहाँ पर जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे वह देखिए बेमेश चंद्र बनर्जी किए थे, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। और देखिए इसके प्रथम महासचिव स्वयं एव ह्यूम थे, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के समय भारत का बादशाह लॉर्ड डफरिन था, यह भी याद रखिए। और देखिए इसका जो कार्यकाल था 1884 से लेकर 1888 तक था। तो आप लोग याद रखिएगा जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का जो वायसराय था वह डफरिन था, इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, यह भी याद रखिएगा। देखिए कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब को प्राप्त है। और देखिए ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। देखिए एग्जाम में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयब। जी हाँ, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष यही थे जो बने थे, आप लोग इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था, यह भी याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था वह जॉर्ज यूले था। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया, ये भी याद रखिएगा। देखिए यह पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। और देखिए कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, याद रखिएगा। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो याद रखिएगा अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर आऊंगा। याद रखिएगा, देखिए यह कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर आऊंगा, किसके द्वारा कहा गया है, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया। अभी हम सब पीछे पड़े हैं। और देखिए 1900 ईस्वी में कर्जन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। और देखिए भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था और इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था, यह भी याद रखिएगा। तो लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था और इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया। महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। देखिए बेलगांव कर्नाटक में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। देखिए इसे आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि महात्मा गांधी ने केवल एक बार किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो याद रखिएगा 1924 में बेलगांव कर्नाटक में अध्यक्षता किया था, बस एक बार महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए सरोजिनी नायडू 1879 से 1949 ईस्वी प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी और वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
40वें वार्षिक अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, यह भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। यदि एग्जाम में देखिए पूछेगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, तब देखिए एनी बेसेंट बनी थी। लेकिन यदि एग्जाम में पूछे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी कांग्रेस की, तब आप सब लिखिएगा सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 में कानपुर में। इतना आप लोग इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 1947-49 में सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और वर्ष 1940 से 46 तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, यह भी याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा जेबी कृपलानी थी। आगे देखते हैं, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपना था, यह भी याद रखिएगा। तो बस आप यही याद रखिएगा, जो रविंद्रनाथ टैगोर है इन्हीं के द्वारा जो है बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने देखिए भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। बस यही आप लोग याद रखिएगा। और देखिए जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, याद रखिएगा। तो आप सभी से याद रखिएगा कि जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रगान का सर्वप्रथम प्रकाशन वर्ष 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नामक शीर्षक में हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट हम सब देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट दिया है राष्ट्रीय गान का अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद वर्ष 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित किया गया, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए इसे लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय गान जो गाया जाता है वह 52 सेकंड में गाया जाता है। और देखिए बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई, याद रखिएगा आप सब। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। और कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा जो नरम दल के नेता थे कांग्रेस के वह गोपाल कृष्ण गोखले थे, फिरोज शाह मेहता थे और दादा भाई नौरोजी थे, आप लोग याद रखिएगा। और देखिए उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। और देखिए तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं, इस कथन को भी आप लोग याद रखिएगा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इस पॉइंट को आप सब इंपॉर्टेंट कीजिएगा, एग्जाम में आज प्रश्न पूछ सकता है। देखिए पूछ लेगा कि लाल बाल बाल से आप क्या समझते हैं। देखिए लाल से होगा लाला लाजपत राय और देखिए बाल से जो होगा वह बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल, तो लाल बाल पाल का मतलब आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजिनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना, यह भी आप लोग याद रखिएगा। वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। एग्जाम पूछा गया है कि भारतीय बिस्मार्क के रूप में किन्हें जाना जाता है, याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल को। और देखिए सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक को सर वैलेंटाइन सिरोल ने अशांति का जन्मदाता कहा था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। और देखिए बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को ही मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था, यह भी याद रखिएगा। देखिए एक मुस्लिम थे जिन्होंने अर्थी को उठाया था। एग्जाम ये भी पूछा कि कौन मुस्लिम थे जो बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को उठाए थे, तो देखिए मौलाना शौकत अली थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए हम सब पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिए, अब हम सब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए दूसरा चैप्टर है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। देखिए थोड़ा बड़ा है, आप सब लोग इसे धैर्य के साथ पढ़ेगा और एक एक पॉइंट याद करते चलिएगा। देखिए पहला पॉइंट दिया कि ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी थी, याद रखिएगा।
जो बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी वह 20 जुलाई 1905 को की गई थी। इस तिथि को आप सब याद रखिएगा, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी गई। और देखिए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। ये भी याद रखिएगा, जो बंगाल विभाजन जो लागू हो गया यानी प्रभावी हो गया वो 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी हो गया, लागू कर दिया गया। और देखिए इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, यह भी याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन यानी 1899 से 1905 ईस्वी के कार्यकाल में वर्ष 1905 में किया गया। याद रखिएगा, जो बंगाल का विभाजन किया गया था वह कर्जन के द्वारा वर्ष 1905 में किया गया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था, यह भी याद रखिएगा। और स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए अगला पॉइंट है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना, यह भी याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट दिया है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे, यह भी आप लोग याद रखिएगा। तो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते, याद रखिएगा। देखिए एग्जाम पूछा क्या कि भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। और 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फरवरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी ने एक गुजराती पत्रिका रस्त गुफ्तार की शुरुआत 1851 में की थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो दादा भाई नौरोजी ने एक गुजराती पत्रिका रस्त गुफ्तार की शुरुआत 1851 ईस्वी में की थी। और देखिए वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। और वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव, यह भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया कि वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव। और देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 यानी मार्ले मिंटो सुधार, ये भी याद रखिएगा। जो मार्ले मिंटो सुधार आया था वो 1909 में आया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यह भी 1909 में आया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए गांधी ने कहा था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया, ये भी याद रखिएगा। और वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। तो तिलक और एनी बेसेंट दोनों जो है 1916 में अपनी अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की, इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी लीग का प्रचार किया। देखिए जो इनका पत्रिका है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो एनी बेसेंट का जो है वो कॉमनवेल्थ है और न्यू इंडिया, याद रखिएगा। एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, और तिलक जी का जो है वह मराठा और केसरी, इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए तिलक द्वारा स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट था, सचिव NC केलकर थे, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव जो थे वह जॉर्ज अरुंडेल थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो एनी बेसेंट द्वारा जो स्थापित लीग के सचिव थे वह जॉर्ज अरुंडेल थे।
मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई, याद रखें। देखिए अब हम सब थोड़ा महात्मा गांधी के बारे में आगे हम सब इसके जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट महात्मा गांधी के बारे में दिया कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई, जिसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए महात्मा गांधी की अल्प यानी 13 वर्ष की अवस्था में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह, याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी का जो विवाह हुआ था वह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। और देखिए करमचंद गांधी पोरबंदर यानी वांकानेर एवं राजकोट राज्य के दीवान थे। एक गांधी जी के पिता थे। देखिए गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, याद रखिएगा। और देखिए महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए इनका उपनाम कबा गांधी था, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए गांधी जी के पिता का यानी जो करमचंद गांधी थे उनका जो उपनाम था वह कबा गांधी था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए जो अगला पॉइंट आपको देखने को मिला है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार यह पूछा गया है। देखिए यहाँ पर यह दिया है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कब नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, याद रखिएगा 1894 में। और देखिए अपने सहयोगियों की सहायता से गांधी जी ने टालस्टॉय फार्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट दिया है कि महात्मा गांधी ने फिनिक्स यानी डरबन दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे, याद रखिएगा। गांधी जी के जो सिद्धांत थे वह सत्य तथा अहिंसा थे। अगला यहाँ पर देखिए पॉइंट है कि गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है, ये भी याद रखिएगा। और गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना था, यह आप लोग इसे थोड़ा याद रखिएगा। और देखिए गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका यानी डरबन गए थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए एग्जाम पूछ सकता है कि वह कौन सा व्यापारी था जिसका मुकदमा लड़ने के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए, तो याद रखिएगा व्यापारी का नाम था जो दादा अब्दुल्ला, ये इससे आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए दिया है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी, याद रखिएगा। और देखिए महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। अगला पॉइंट देखते हैं दिया कि धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टालस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और कर बंदी की प्रेरणा पाई, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। तो गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और कर बंदी की प्रेरणा पाई। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए अगला पॉइंट है कि वर्ष 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्ष यानी चंपारण आंदोलन, या देखिए बिहार में अहमदाबाद और खेड़ा दोनों देखिए गुजरात में हिस्सा लिया। तो देखिए गांधी जी ने सबसे पहले जो आंदोलन में भाग लिया था वह चंपारण आंदोलन में भाग लिया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं देखिए अगला पॉइंट है चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं देखिए अगला पॉइंट दिया कि एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि थी, याद रखिएगा। महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि दिया गया था वह
जो दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था, तो आप सब इसे याद रखिएगा। और देखिए महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ये भी याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा गया कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट है, नोआखाली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए चार्ल्स एंड्रयूज यानी दीनबंधु एंड्रयूज सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए एंड्रयूज वर्ष 1925 और 1927 में जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वे वर्ष 1910 तक रहे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, अभी हम आपको पीछे बताए हैं। तो देखिए जो बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, यह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, तो आप सब इसे भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, देखिए दिया है कि फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई, यह भी आप लोग याद रखिएगा। तो यूपी किसान सभा की स्थापना 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हुई थी, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर इसे आप लोग याद रखिएगा, वर्ष 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हम सब देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है, सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे, यह भी याद रखिएगा। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के जो संस्थापक थे वह सहजानंद सरस्वती थे। वर्ष 1963 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। और देखिए इसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को तथा महासचिव एन जी रंगा को बनाया गया, यह भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट है, सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया, याद रखिएगा। तिभागा आंदोलन जो शुरू किया गया था वो 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा शुरू किया गया। देखिए बीपी वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए दिया है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने की थी, तो आप सब इसे याद रखिएगा। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। और भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई, यह भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, इससे भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलीच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 1939 तक माना जाता है। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. राय ने की थी, यह भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। न्यायाधीश सिडनी रॉलेट के सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी, इसलिए इस कानून को देखिए बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया, याद रखिएगा। देखिए रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था 1919 में हुआ था, यह भी आप याद रखिएगा। और देखिए यह याद रखिएगा कि बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून यह रॉलेट एक्ट को ही कहा गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के कार्यकाल में वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था।
और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। याद रखिएगा। देखिए जो जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना जो हुई थी वह 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। याद रखिएगा। और देखिए उसी घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था और जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला पॉइंट है, सरकार ने जनरल डायर की सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है सरकार ने जनरल डायर की सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि, देखिए उन्होंने जो है उसे उपाधि प्रदान की, मान की तलवार की उपाधि जनरल डायर को। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है कि मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। भी याद रखिएगा। तो देखिए सर माइकल ओ डायर की जो हत्या की गई थी वो उधम सिंह के द्वारा ही की गई थी। तो देखिए जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि जलियांवाला बाग नरसंहार जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था और जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। यह भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए दीनबंधु C.F. एंड्रयूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था और खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। ये भी याद रखिएगा। तो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। अगला पॉइंट है कि दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के खिलाफ देखिए आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और मोहम्मद अली जिन्ना ने जब वे राष्ट्रवादी थे खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। यहाँ पर पूछा गया है कि देखिए पिछले साल पीटी में पूछा क्या था 2021 में कि इनमें से खिलाफत आंदोलन के विरोधी कौन थे। तो देखिए मोहम्मद अली जो जिन्ना थे वह खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। आप लोग याद रखिए। तो खिलाफत आंदोलन का जो विरोध किया था वह मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। ये भी याद रखिएगा। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। अगला हम सब पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास ने विरोध किया था। अगला पॉइंट है नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था और गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया था। याद रखिएगा एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है असहयोग आंदोलन के बारे में। तो देखिए गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट दिया है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। यह भी याद रखिएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। और देखिए जिस समय गांधी जी भारत आए यानी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसर हिंद सम्मान से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है देखिए जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। अभी याद रखिएगा। और चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। देखिए बहुत जगह दिया है कि चौरी चौरा कांड की जो तिथि वह 5 फरवरी 1922, लेकिन देखिए नहीं है। जो इसकी वास्तविक तिथि है वह चौरी चौरा कांड की वह 4 फरवरी 1922 है। इसे आप लोग याद रखिएगा।
आगे देखते हैं अगला पॉइंट है कि चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। देखिए एग्जाम में पूछा गया कि किस घटना से जो है, किस कांड से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो याद रखिएगा चौरी चौरा घटना से जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया, ये भी याद रखिएगा। तो पूछ सकता है कि किस कांग्रेस की बैठक में जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया गया, तो 12 फरवरी 1922 को बारदौली में। आगे देखते हैं, देखिए अगला पॉइंट है असहयोग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला पॉइंट है असहयोग आंदोलन जो 1920-22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में वर्ष 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 में तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में वर्ष 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया, स्थापित हुए, सब याद रखिएगा असहयोग आंदोलन के दौरान। एक बार और देख लीजिए, देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में वर्ष 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 में तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में वर्ष 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया, ये सब स्थापित हुए। आगे बढ़ते हैं, देखिए CR दास इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की, याद रखिएगा। तो देखिए स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई थी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों के द्वारा की गई थी। देखिए CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू यह इसके महासचिव थे, तो इससे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए वर्ष 1925 में विठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। और चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था, यह भी याद रखिएगा। तो देखिए चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं, चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। और देखिए चित्तरंजन दास ने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य, यह भी याद रखिएगा। तो जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे। देखिए चूंकि इस समय सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे सोवियत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार एवं विरोध किया। देखिए यहाँ पूछता है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया, तो देखिए आप यही याद रखिएगा, इसमें साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए उसका विरोध किया गया। और देखिए साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहने वाले क्लीमेंट इटली इस कमीशन में श्रमिक दल यानी लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल थे, ये भी याद रखिएगा। तो आप यहाँ पर यह याद रखिएगा, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे वह क्लीमेंट इटली थे, इससे आप लोग याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पर लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। और देखिए साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार की, याद रखिएगा साइमन कमीशन 1927 में, और देखिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार की गई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स यानी अधिराज्य का दर्जा की बात ही कही गई थी। और वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था, यह भी याद रखिएगा। एग्जाम पूछ सकता है कि वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किनके द्वारा किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया, इन दोनों के द्वारा किया गया था। और देखिए वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस तथा प्रत्येक वर्ष की 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम यहाँ से पूछा गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। और देखिए प्रत्येक वर्ष की 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब आगे हम सब बढ़ते हैं,
देखिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया, याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम यानी अहमदाबाद से 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह को किया। देखिए यह जो आप लोग प्रश्न देख रहे हैं, देखिए इसी बार अभी यूपी लेखपाल में यह पूछा गया कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी, तो याद रखिएगा वो साबरमती आश्रम से की थी। यह इस बार लेखपाल में पूछा गया यह प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला यहाँ पर पॉइंट है कि 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए दिया कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च से की थी। और तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा की, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया। देखिए आप लोग याद रखिएगा महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में भेजा गया था। यह जेल का नाम एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, तो आप लोग याद रखिएगा। और देखिए उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए। अब्बास तैयब जी की भी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया। और देखिए इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया, यह भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए अमेरिकी पत्रकार का नाम पूछ सकता है, वो मिलर, यह आप लोग याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया था। और देखिए इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था, यह भी याद रखिएगा। देखिए यह जो पॉइंट है यह एग्जाम में देखिए यह काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। और देखिए इन्हें लाल कुर्ते यानी रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में नियति भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। और देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व हाइपो जदोनांग तथा उनके पश्चात नागा जनजाति की महिला गैडिनल ने किया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए इसे जियातरंग आंदोलन कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि इसे जो है जियातरंग आंदोलन कहा जाता है। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो देखिए महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ, याद रखिएगा। एक डेट एग्जाम पूछ सकता है कि जो गांधी इरविन समझौता जो संपन्न हुआ था वह 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं। इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार कहा था। और देखिए 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन को बुलाया गया। और देखिए इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया, यह भी याद रखिएगा। तो प्रथम गोल सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। आगे बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व केटी पाल ने किया था, यह भी आप लोग याद रखिएगा।
और गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। इससे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। तो देखिए एग्जाम पूछता है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। याद रखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो 1931 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट है, गांधी जी एस राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे तथा वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। देखिए इस जहाज का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में काफी बार पूछा गया कि गांधी जी किस जलपोत से लंदन पहुंचे थे। याद रखिएगा एस राजपूताना जलपोत से। और देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले भारतीय थे। याद रखिएगा जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम सब। देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है, लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। और देखिए गांधी इरविंग समझौते यानी दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इससे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए कराची अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्ताव पारित किया। देखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकारों की मांग किया गया। याद रखिएगा कराची अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं। देखिए कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। याद रखिएगा तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और कराची अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था तथा M.N. राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। तो आप सब यहाँ पर याद रखिएगा वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था तथा M.N. राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। अगला पॉइंट दिया है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। और देखिए 16 अगस्त 1932 को रमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड कहा गया। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए दिया कि गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन यानी फास्ट अनटू डेथ 20 सितंबर 1932 को एरजा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था। और देखिए 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। यह भी याद रखिएगा जो पूना समझौता हुआ था वह 24 सितंबर 1932 को हुआ। आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148, मद्रास में 30, सिंध सहित बम्बई 15, पंजाब में 8, बिहार और उड़ीसा में 18, मध्य प्रांत में 20, असम में 7, बंगाल में 30 एवं संयुक्त प्रांत में 20 कर दिया गया। यह भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए 71 से 148 कर दिया गया। अगला पॉइंट दिया है कि दलित वर्गों का संघ यानी डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी। याद रखिएगा तो दलित वर्गों का संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी। और देखिए ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने वर्ष 1942 में की थी तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1926 में M.C. राजा की अध्यक्षता में हुई थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए 14 अगस्त 1931 को बम्बई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। आगे बढ़ते हैं। देखिए जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। और वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए।
जिनमें कांग्रेस ने अपनी प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत तथा उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। तो इससे भी आप लोग याद रखिएगा, जो 5 प्रांत हैं मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत तथा उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला पॉइंट है कि वर्ष 1935 के अधिनियम के उपरांत वर्ष 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह था और कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर यानी दिन शुक्रवार 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया गया। देखिए एग्जाम में पूछा गया कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो 22 दिसंबर 1939 के दिन किसके द्वारा, तो देखिए जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से देखिए कहा गया कि आप लोग मुक्ति दिवस मनाइए। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है कि वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा देखिए गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे, याद रखिएगा। तो वर्ष 1928 के कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। आगे बढ़ते हैं, देखिए वर्ष 1939 के त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में है, त्रिपुरी अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। देखिए एग्जाम में पूछा गया है कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने कांग्रेस पद से इस्तीफा दिया तब उसके बाद अध्यक्ष कौन बने, याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद बने थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद, देखिए त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ये भी याद रखिएगा। तो 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति कहते, याद रखिएगा। बटलर समिति का जो गठन किया गया था वो वर्ष 1927 में किया गया और इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस यानी ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय वर्ष 1947 हुआ, याद रखिएगा। तो भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय वर्ष 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू एवं कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए तथा वर्ष 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए 24 यहाँ पर देखिए 24 नहीं 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे, यह भी याद रखिएगा। तो 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। और देखिए जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाना आरंभ किया। यथावत समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है दिया है कि लॉर्ड लिनिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ था, जो कि 6 वर्षों बाद जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के बाद अगस्त 1945 में समाप्त हुआ। याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था वह 6 साल चला था। देखिए वर्ष 1939 से लेकर वर्ष 1945 तक। आगे बढ़ते हैं, देखिए विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1939 से 45 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, भी याद रखिएगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के वह विंस्टन चर्चिल थे। अगला पॉइंट देखते हैं दिया है कि
देखिए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ आर नेवर, आर वी टू लिव, आर पेरिस फॉर एवर नाम से वितरित अपने पैम्फलेट में किया था। यह भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, 22 से 24 मार्च 1940 तक मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। तो याद रखिएगा, 22 से 24 मार्च 1940 तक मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। और लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। अभी पूछा गया कि किस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। देखिए, लाहौर अधिवेशन में। अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट दिया है, सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, देखिए जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 352 पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। और देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे। याद रखिएगा, एग्जाम बहुत बार पूछा गया कि पहले सत्याग्रही कौन थे। तो देखिए, विनोबा भावे थे और दूसरे जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बढ़ते हैं। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। याद रखिएगा, तो सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। और देखिए, विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना भी की गई थी। अभी याद रखिएगा, तो विनोबा भावे के द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। देखिए, महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को उत्तर तिथि चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। अगला पॉइंट है, देखिए आज का अंतिम पॉइंट है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद थे। तो देखिए दोस्तों, आज हम सब इस वीडियो में 2 चैप्टर को कंप्लीट किए हैं और देखिए 3 चैप्टर बचा है, तो हम सब इसके पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यदि आप लोग पीटी में 80 नंबर से अधिक नंबर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, आप लोगों को एक एक सिलेबस में जितना चैप्टर दिया गया उन सभी को कवर कराया जाएगा। तो और साथ ही यदि आप लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, वहाँ पर आप लोगों को सामान्य हिंदी का भी वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।